नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। मौजूदा समय में जिस तरह से पी चिदम्बरम पर आईएनएक्स मीडिया को लेकर शिकंजा कसा गया है, उसके बाद से ही एक बात जो सुर्खियों में है वो ये कि क्या देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बदले की राजनीति की है। चिदम्बरम के समर्थन में खुलकर सामने आई कांग्रेस ने तो साफ साफ बीजेपी और अमित शाह पर आरोप लगाया है कि सरकार बदले की भावना में ये सब किया जा रहा है और चिदम्बरम पर की गई ये कार्रवाई लोकतंत्र की हत्या है। दरअसल कांग्रेस यूं ही ऐसे आरोप सरकार और अमित शाह पर नहीं लगा रही, बल्कि 9 साल पहले सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में शाह के साथ भी वही हुआ था जो आज चिदम्बरम के साथ हो रहा है। तब बीजेपी विपक्ष में थी और कांग्रेस सत्ता में काबिज थी। तब पी चिदम्बरम केंद्रीय गृह मंत्री थे, तो वहीं आज अमित शाह उस पद को संभाल रहे हैं। अब अगर इस बात में कोई दम है कि अमित शाह इस कार्रवाई के जरिए चिदम्बरम से अपना बदला पूरा कर रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि आगे उनकी हिट लिस्ट में कौन है जिसके खिलाफ ऐसी किसी कार्रवाई किए जाने के आसार दिखते हैं। ऐसा लगता है कि अगला नंबर अहमद पटेल का हो सकता है। खबर आगे बढ़ाएं उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी और अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आगे आपको और जानकारी देते हैं कि अहमद पटेल जो गुजरात कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के सलाहकार माने जाते हैं। ये वही अहमद पटेल हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद डूब रही कांग्रेस की नैया को ऊपर उठाने में और राजनीति में सोनिया गांधी को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी। अहमद पटेल और अमित शाह के बीच के हालातों को समझा जाए उससे पहले उनके राजनीतिक सफर पर गौर करना जरूरी हो जाता है। साथ ही कांग्रेस के प्रति वो कितने समर्पित हैं ये समझना जरूरी हो जाता है, जिससे कि ये समझा जा सके कि अमित शाह के अगले निशाने पर अहमद पटेल कैसे हो सकते हैं। पटेल का राजनीतिक सफर सफल ही माना जाएगा। साल 1977 में पूरा देश जब कांग्रेस के खिलाफ था, तब महज 26 साल की उम्र में ही अहमद पटेल ने गुजरात के भरूच लोकसभा सीट जीत ली थी। इसके बाद साल 1980 और 1984 के चुनाव में जीत, साल 1993 से लगातार राज्यसभा में होना, इतना ही नहीं कांग्रेस में लगातार 5वीं बार राज्यसभा का टिकट हासिल करने वाले पहले कांग्रेस नेता होने का गौरव अहमद पटेल के पास ही है। सबसे बड़ी पहचान तो पटेल की ये है कि सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद वो गांधी के राजनीतिक सचिव रहे और तब से कांग्रेस ने कई कामयाबी भी हासिल की। अहमद पटेल ने एक बार बताया था कि उन्हें कई दफा मंत्री पद ऑफर किया गया, जब राजीव गांधी सरकार में थे तब भी और मनमोहन सिंह की सरकार थी तब भी, लेकिन उन्होंने सरकार में मंत्री बनने की जगह पार्टी के लिए काम करना स्वीकार किया। अब जहां तक अगला नंबर अहमद पटेल का होने का है, तो हम ऐसा यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि समय समय पर अहमद पटेल से जुड़े ऐसे कई वाक्य सामने आते रहे हैं जिसमें लगता रहा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी निजी रूप से पटेल पर हमलावर होते रहे हैं या निशाने साधते रहे हैं। चाहे वो साल 2014 का लोकसभा चुनाव हो, गुजरात का विधानसभा और राज्यसभा चुनाव हो, साल 2014 में मोदी के पीएम बनने के बाद से ही अहमद पटेल शाह और मोदी के निशाने पर रहे हैं। अगर तब से लेकर आज मोदी 2 सरकार तक इस पर गौर किया जाए तो ऐसी कई स्थितियां बनी जब पटेल पर निजी हमले किए गए और ऐसा करने के पीछे के पहलुओं को खंगालने पर कई बातें सामने आती हैं। सबसे पहले इस पर गौर करना होगा कि अहमद पटेल गांधी परिवार के विश्वास पात्र हैं और काफी समय से कांग्रेस से जुड़कर उसके हर उतार चढ़ाव में उसका साथ दिया। अहमद पटेल कांग्रेस के संकट मोचन की भूमिका निभा चुके हैं और लगभग 16 साल तक सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव रहे हैं। ऐसे में अमित शाह को ये लगता हो कि अगर कांग्रेस में अहमद पटेल की राजनीतिक हैसियत कम की जाए तो कांग्रेस की ताकत कम करने के लक्ष्य को अंजाम दिया जा सकता है। वो बात और है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2019 के बाद से ही एक कमजोर पार्टी के तौर पर उभरी है। दूसरा पहलू ये दिखाई पड़ता है कि क्या बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत के सपनों का रोड़ा अहमद पटेल हैं, क्योंकि बीजेपी के करीब करीब
हर बड़े नेता का मानना है कि मोदी और अमित शाह के कांग्रेस मुक्त वाले सपनों पर पानी फेरने में अहमद पटेल सफल हो सकते हैं। उनका जबरदस्त राजनीतिक कौशल को पूरा देश देख चुका है, चाहे वो राज्यसभा चुनाव को जीतना हो और फिर कर्नाटक में बड़ी पार्टी होने के बाद भी 2018 में बीजेपी की सरकार गिराने की कोशिश हो। बीजेपी तो ये भी मानती है कि कर्नाटक की सरकार गिराने के पीछे पटेल की ही रणनीति थी, क्योंकि बीजेपी ऐसा मानती है कि जितिन प्रसाद को कांग्रेस छोड़ बीजेपी में लाने की कोशिश तो पूरी की जा चुकी थी, लेकिन वो पटेल ही थे जिन्होंने ऐन मौके पर स्थिति संभाल ली और ऐसा होने नहीं दिया। 2017 में हुआ राज्यसभा चुनाव, जिसे लेकर काफी हलचल रही और इस चुनाव को तीसरे पहलू के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि इस चुनाव की स्थितियां पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में थीं और अंत तक ऐसा लगा कि अहमद पटेल हार जाएंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। मोदी और अमित शाह ने चुनाव के दौरान कांग्रेस के कई विधायकों को तोड़कर इस्तीफा दिलवाया ताकि पटेल जीत न सके, और तो और हद तो तब हो गई जब कहा यह जाने लगा कि केंद्र सरकार के इशारों पर सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी को हथियार बनाकर पटेल के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन पटेल ने इन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी जीत हासिल कर ली। ये जीत कांग्रेस के लिए काफी मायने रखती थी, क्योंकि मोदी के पीएम बनने के बाद कांग्रेस की ये पहली बड़ी जीत थी। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान जो हुआ उसे भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। तब पीएम मोदी ने अहमद पटेल को निशाना बनाया था और कहा था कि पाकिस्तान में बैठी ताकतें अहमद पटेल सीएम बनना चाहती हैं। ऐसा मोदी यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि चुनाव के दौरान कई जगह पर उर्दू में छपे पोस्टर देखे गए थे, जिस पर लिखा था कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो पटेल सीएम होंगे। इस पोस्टर वाली घटना की शिकायत कांग्रेस ने चुनाव आयोग से भी की थी और सफाई दी थी कि पोस्टर उसने नहीं लगवाए। कांग्रेस के कई नेता मानते हैं कि पोस्टर वाली हरकत पटेल को बदनाम करने की कोशिश थी, तो दूसरी तरफ बीजेपी को सत्ता में आने के लिए काफी जद्दोजहद झेलनी पड़ी। एक जो अहम कड़ी है उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, और वो ये कि अमित शाह और अहमद पटेल के बीच 36 का आंकड़ा है। दोनों के बीच 2010 से विवाद चल रहा है, जब अमित शाह सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में जेल भेज दिए गए। वैसे तो इस पूरी कार्रवाई का जिम्मेदार तत्कालीन केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को ही बीजेपी मानती रही है, लेकिन इस गिरफ्तारी के लिए अमित शाह अहमद पटेल को भी जिम्मेदार मानते हैं। शायद अमित शाह को ऐसा लगता है कि उन्हें जेल भिजवाने के पीछे अहमद पटेल का सबसे बड़ा हाथ था। बीजेपी के सूत्र कहते हैं कि शाह इस मामले को लेकर भी अहमद पटेल से विफरे हुए हैं। ऐसे में लगता तो ये भी है कि चिदम्बरम के बाद अहमद पटेल ही शाह की टॉप लिस्ट में है। गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद का एक मामला शायद आपके जहन में हो, क्योंकि ये आगे के पहलू को समझने के इस मामले को तो दरकिनार किया ही नहीं जा सकता, जब उनके परिवार पर अचानक ही ईडी का शिकंजा कस दिया गया। पहले अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल और फिर दामाद इरफान सिद्दीकी दोनों ही ईडी के निशाने पर लिए गए थे। आरोप है कि 500 करोड़ के एक बैंक लोन फ्रॉड में बेटे और दामाद दोनों का भी नाम है। ईडी के एक ऑफिसर के मुताबिक संदेशरा ग्रुप के एग्जीक्यूटिव सुनील यादव ने लिखित रूप में दिए ईडी को अपने बयान में ये आरोप जड़ा है, जिसमें लिखा है कि इस ग्रुप के मालिक चेतन संदेशरा और उनके साथी गगन धवन ने इरफान को मोटी रकम कैश में दी थी। ये कैश चेतन संदेशरा की तरफ से अहमद पटेल के बेटे को देनी थी। इन सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद एक बात जरूर साफ हो जाती है कि अहमद पटेल पीएम मोदी और अमित शाह के सबसे टॉप के निशाने पर हैं। वो अहमद पटेल को कांग्रेस की ताकत समझते हैं, क्योंकि अहमद पटेल राजनीति के एक मंझे हुए और दमदार खिलाड़ी हैं, जो मोदी शाह नाम के चक्रव्यूह को अपनी रणनीतियों से भेद ही लेते हैं। ऐसी स्थिति में जब शाह और पटेल के बीच की परिस्थितियां इस तरह की हो, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि चिदम्बरम के बाद शाह का अगला वार अहमद पटेल पर हो सकता है। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।